नमस्कार दोस्तों, स्टडी इजी कोड जीएस फाउंडेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत करता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग की जो यूपीएससी 2026 की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। देखो, अभी यही तो मेन टाइम है जिसमें आप इजीली और अच्छे वे से डिटेल वे से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा मत सोचिए कि अभी लंबा वक्त है। ठीक है, पेन यहाँ कर लेते हैं। अभी ये मत सोचिए आप लोग कि अरे ठीक है, साल भर है तो अच्छे से कर लेंगे तैयारी। नहीं, यही टाइम होता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं उसे आप इजीली समझ सकते हो और धीरे धीरे करके अपना जो तैयारी है उसको इकट्ठा कर सकते हो। ठीक, यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने चैनल पे क्या लाए हैं, जीएस फाउंडेशन कोर्स लाए हैं, जिसमें हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रिपरेशन को लेकर के, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे चैनल पे पॉलिटी साथ ही साथ ज्योग्राफी दोनों का एनसीईआरटी का सेशन चल रहा है। तो अगर आप लोग इसको अभी ज्वाइन नहीं किए हैं तो आई वुड सजेस्ट कि ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि पॉलिटी में नियर अबाउट 3 से 4 पार्ट में वीडियोस आ चुके हैं और ज्योग्राफी में भी 2 वीडियोस आ चुके हैं, 2 पार्ट में वीडियोस आ चुके हैं और अब ये आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो, पॉलिटी में 2 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया। कौन कौन सा? पहला चैप्टर जो था कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सारी चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड चैप्टर क्या, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, इसे भी हमने अच्छे से डिटेल वे में डिस्कस कर लिया। ये चैप्टर 3 का वीडियो है। ठीक है, 2 पार्ट में ये वीडियो आएगी। देखो, छोटा छोटा लेकर के आने का मतलब वीडियो की जो लेंथ है वो छोटी आ रही है। रीज़न बिहाइंड, आराम से इजी वे से आप कॉन्सेप्ट समझिए। आपको पर्सनली ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत लेंदी वीडियोज़ हो गया, ये सारे प्रॉब्लम्स ना फेस करने पड़े। ठीक है, तो ये चैप्टर 3 है, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है इस पर, है कि नहीं। बट कोशिश हमारी यही रहेगी कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, जो भी प्रॉब्लम्स है वो चीज़ें आप लोग की सॉल्व हो जाए। इस पार्ट में, इस चैप्टर में हम मेनली देखेंगे क्या, ये यहाँ पे दिया हुआ है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के जो अलग अलग डिफरेंट मेथड्स होते हैं उन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्या देखेंगे, हमारी जो कंट्री है, कौन सी, इंडिया, इंडिया में कौन सा मोड ऑफ इलेक्शन हम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा सिस्टम ऑफ इलेक्शन हमने अडॉप्ट कर रखा है, हम ये देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का क्या प्रोविज़न है ये देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने का क्या इंपॉर्टेंस है उससे हम डिस्कस करेंगे। और लास्टली हम क्या देखेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे डिबेट देखेंगे। ठीक है, तो ये चारों चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सॉरी, इस वीडियो में नहीं, ये जो चैप्टर 3 है इलेक्शन वाला, ये चारों चीज़ हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इलेक्शन और डेमोक्रेसी। ठीक है, क्या देखेंगे, इलेक्शन और डेमोक्रेसी को देखेंगे। इसमें क्या, आपके आगे 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा। अच्छा, उससे पहले डेमोक्रेसी का मतलब, इलेक्शन का मतलब तो समझ ही लिया आप, किसी पर्सन को चूज करना। मान लो 4 5 पर्सन है, इनमें से किसी एक को चूज करना, किसी एक पर्सन को। इलेक्शन का मतलब चूज करना, एलेक्ट करना। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है बताइए। जब आप क्लास 8th 9th में पॉलिटी पढ़े होंगे, पॉलिटिकल साइंस जिसको कहते हैं, तो आप ये पढ़े होंगे, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, सॉरी BY, बाय द पीपल। इसका मतलब क्या, डेमोक्रेसी का मतलब लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही। ठीक है, जो लोग चुनते हैं, जिसे लोग चुनते हैं। तो दोनों का मतलब समझ में आया ना, इलेक्शन और डेमोक्रेसी का। आई होप आप लोगों को जो मेन मतलब था, एग्जैक्ट मीनिंग था, वो आप लोगों को समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपके सामने ये 2 क्वेश्चन है, दोनों को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या बिना इलेक्शन के, ठीक है, बिना इलेक्शन के हम डेमोक्रेसी होल्ड कर सकते हैं, क्या बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी हो सकती है। अब आप खुद सोचो, बिना किसी को चूज किए, चूज कौन करेगा,
इलेक्ट कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, लोग करेंगे, ठीक है। तो क्या बिना किसी इलेक्शन के डेमोक्रेसी हो सकती है? नहीं हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? लोग ही तो चूज करेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोगों द्वारा लोगों के लिए, लोग में से ही, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग ही तो चूज करेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ऑब्वियस सी बात है, जब इलेक्शन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कहाँ से होगा, ठीक। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिला। आगे हम इसे डिटेल वे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? क्या बिना डेमोक्रेसी के इलेक्शन हो सकता है? अब ये यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूजन होगा। कह रहा है कि क्या जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों द्वारा नहीं चुनी गई है, क्या उस जगह पर भी इलेक्शन होगा? हाँ, ये होगा। कुछ जगह ऐसे भी हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, बट वहाँ इलेक्शन होता है। ये लोग जानबूझ करके, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो जानबूझ करके इलेक्शन करेंगे, ठीक है, जिससे कि क्या, वो शो हो कि हम डेमोक्रेटिक हैं। समझ रहे हो कि नहीं? चलो अभी आप लोग आगे देखोगे तो और चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या याद दिला रहा है, क्या रिमाइंड कर रहा है? नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन अ लार्ज डेमोक्रेसी। पहला क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि ठीक है, बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी को होल्ड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बट कैसे? क्योंकि लोग तो बहुत ज़्यादा है ना, हर जगह पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंडिया की ही बात कर रहा, हर जगह पे लोग तो बहुत ज़्यादा हैं। तो लोग कैसे पर्सन को इलेक्ट करेंगे? क्या करते हैं तब? लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। मतलब कि जैसे ये समझ लो आप लोग, यहाँ पे एग्जांपल से ये हो गया, कोई कंट्री है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये इतनी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है मान लो, ठीक। तो क्या होगा? यहाँ से लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किए, यहाँ से एक को, यहाँ से एक को, यहाँ से एक को, यहाँ से एक, यहाँ एक, एक एक एक, ठीक। अब कितने हो गए? टोटल 9 ही हो गए ना। अब 9 मिलकर के आगे गवर्नमेंट को इलेक्ट कर देंगे। तो इलेक्शन इजी हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? और क्या हुआ, धीरे धीरे करके हर एक पर्सन, क्योंकि ये पर्सन इन्वॉल्व, ये यहाँ पे सारे पर्सन इन्वॉल्व हैं इस पर्सन को चूज करने में, इलेक्ट करने में, ठीक है। ये पर्सन जिसको इलेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग जरूर इसमें इन्वॉल्व हैं। वही चीज़ यहाँ पे कहा है कि ऑल सिटीजन्स कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजन। हर पर्सन, हर सिटीजन किसी भी कंट्री का डायरेक्ट डिसीजन में, डायरेक्टली पार्टिसिपेट, डिसीजन लेने में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो उस टाइम पे, उस सिचुएशन में क्या होगा? वो रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। लोगों द्वारा क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं। दिस इज़ हाउ इलेक्शन बिकेम इंपॉर्टेंट। अब समझ में आया इलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? ऑब्वियस सी बात है, ये पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव, एक रिप्रेजेंटेटिव, एक, तो इकट्ठे ऐसे 8-9 हो गए, मतलब जो भी लिमिट है, मैं तो ये एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। फिर ये 9 मिल करके एक को चूज कर लिया, ठीक। अब ये जो इलेक्टेड है, ऑब्वियस सी बात है, सबके सहमति से इलेक्ट किया गया, क्योंकि जो भी पर्सन है सब इलेक्टेड ही है। Whenever we think of India as a democracy, our mind invariably turns to the last election. Election have today become the most visible system of the democratic process. We often distinguish between direct and indirect election. देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सॉरी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बता रहा है, इलेक्शन नहीं, डेमोक्रेसी है। अब देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? जहाँ पे जो लोग हैं वो डेली, जो डेली का एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस होता है, या डेली, डे टू डे गवर्नमेंट का जो डिसीजन होता है, गवर्नमेंट कैसे रन करेगी, गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है, वो डेली पार्टिसिपेट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है बताइए? एंशियंट टाइम में जो ग्रीक स्टेट था वो इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब वन वेयर द सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग। मतलब कि जहाँ पे लोग जो डेली लाइफ का डिसीजन मेकिंग है, गवर्नमेंट का जो डेली का डिसीजन है, उसमें डायरेक्टली इंगेज होते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, एंशियंट टाइम में जो ग्रीक सिटी था, यहाँ पे लोग डायरेक्टली डेली पार्टिसिपेट करते थे। गवर्नमेंट क्या काम करेगी, ऐसे करेगी रोज का, ठीक है।
जैसे अभी प्रेजेंट में लोग लोकल गवर्नमेंट को समझते हैं, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट में लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर लेते हैं ना, तो प्रेजेंट में आप लोकल गवर्नमेंट का एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे है, मैनी वुड कंसिडर लोकल गवर्नमेंट स्पेशली ग्राम सभा टू बी द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल। एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है, बट हाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। बट दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड व्हेन अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय लैक्स एंड करोड़ ऑफ पीपल। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे लाखों करोड़ों में लोग रहेंगे वहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब यहाँ पे आप लोग को इजी वे में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी समझा देते हैं हम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये एक जगह है, ठीक है। यहाँ मान लो 100 लोग हैं, ठीक। ये एक जगह है जहाँ पे 1000 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे एक गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट को मान लो आज कोई डिसीजन लेना है, तो सारे लोग इकट्ठा होकर के गवर्नमेंट की हेल्प किए और बोले कि ठीक है आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, और गवर्नमेंट ने वो डिसीजन ले लिया इजीली, क्योंकि छोटे लिमिट में लोग हैं। बट जहाँ पे 1000 है, तो 1000 ओपिनियन आप समझ सकते हो, 1000 भी इट्स अ बिग अमाउंट। 1000 ओपिनियन भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। उस केस में क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लोग डे टू डे लाइफ डे टू डे जो डिसीजन मेकिंग है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, यहाँ से एक, लोग ने ही किया है, ठीक है। और वही लोग वही जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मिल करके एक गवर्नमेंट बनाए, और यही रिप्रेजेंटेटिव मिल करके गवर्नमेंट को डे टू डे लाइफ में डे टू डे डिसीजन में हेल्प करते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, तो इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो डे टू डे डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं कर पाते हैं, वहीं पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो डे टू डे मतलब रोज सरकार का जो भी डिसीजन है उसमें पूरी तरीके से हेल्प कर लेते हैं, ठीक। आई होप चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। तो जो पहला क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि क्या बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी होल्ड की जा सकती है? नो, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है लोगों के द्वारा चुना गया, तो लोग ही तो चुनेंगे, ठीक है। कैसे चुना गया, क्या चुना गया, ये चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक। तो ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है कि जो ये दूसरा वाला केस है, यहाँ पे लोग एक एक रिप्रेजेंटेटिव को किए है ना, मेथड फॉलो टू चूज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किए, तो इसी पूरे मेथड को क्या कहते हैं, इलेक्शन कहा जाता है। एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया, अब रिप्रेजेंटेटिव मिल करके गवर्नमेंट को इलेक्ट करेगी। यहाँ पे वही चीज़ें जो हमने डिस्कस की है कि जो पीपल्स होंगे वो इनडायरेक्टली एंगेज होंगे, डे टू डे लाइफ में नहीं होंगे, यही दिया हुआ देखो। दे आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ पॉलिसीज, सिटीजन्स इन्वॉल्व ओनली इनडायरेक्टली, यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं जो हमने ईजी वे में अच्छे से पहले ही डिस्कस कर लिया, ठीक। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर पूरा डिटेल में मिल गया कि ठीक है, इलेक्शन के बिना डेमोक्रेसी नहीं मिल सकती है, और साथ ही साथ इलेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, दोनों को इंटरकनेक्ट करके हमने देख भी लिया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या बिना डेमोक्रेसी के इलेक्शन हो सकता है, तो हाँ, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, बिना डेमोक्रेसी के इलेक्शन हो सकता है। कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो जानबूझ करके इलेक्शन करवाएंगी, जिससे ये पता चले कि हाँ हम डेमोक्रेटिक हैं, मतलब वो खुद को डेमोक्रेटिक शो करने के लिए इलेक्शन करवाएंगी। वही वही चीज़ें यहाँ पे है। सेकेंड क्वेश्चन रिमाइंड अस ऑफ फैक्ट दैट ऑल इलेक्शंस आर नॉट ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, हर इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं होता है। लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड इलेक्शन, इनफैक्ट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स आर वेरी कीन टू प्रेजेंट देमसेल्व्स एज अ डेमोक्रेटिक। यही तो हमने कहा, जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं वो बहुत कीन होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा कि नहीं नहीं हम खुद को दिखाएंगे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम डेमोक्रेटिक रूलर्स हैं, ठीक है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स ऑफ सच नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन, नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन का एग्जांपल बताइए। नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन, इसका एग्जांपल कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। यही सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो देखो अभी क्या हुआ, इलेक्शन और डेमोक्रेसी, इलेक्शन और डेमोक्रेसी दोनों का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब आप लोग के माइंड में एक चीज़ आ रहा होगा, हम तो पॉलिटी पढ़ रहे थे, तो ये इलेक्शन का कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो हम ये इलेक्शन क्यों पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन आ रहा है कि माइंड में नहीं आ रहा होगा, ऑब्वियसली आ रहा होगा। देखो
इसके पीछे क्या रीज़न है? इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन कैसे होगा, क्या मोड होगा, ठीक है, मतलब समझ लो इसका जो जनरल रूल है, इलेक्शन से रिलेटेड जो जनरल रूल है, वो रूल कहाँ पे दिया हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही, वर्ल्ड में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसमें जो इलेक्शन का जो जनरल रूल होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया रहता है, इसलिए हम इसे पॉलिटी में पढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री ले डाउन सम बेसिक रूल अबाउट इलेक्शन। बेसिक रूल्स, ये ध्यान दीजिएगा, बेसिक रूल्स कहाँ पे होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। और इन बेसिक रूल का जो एलेबोरेशन होता है, मतलब डिटेल वे में डिस्कस होता है, वो ऑब्वियस सी बात है लॉ पास्ड होता है लेजिस्लेचर द्वारा, उसमें होते हैं, ठीक है। अब देखो बेसिक रूल मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कि हु इज़ एलिजिबल टू वोट, वोट देने के लिए एलिजिबल कौन है, कौन सा पर्सन वोट दे सकता है, कौन सा पर्सन वोट नहीं दे सकता, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक। अब समझ में आया कि आखिर हम यहाँ पे ये जो इलेक्शन वाला टर्म है हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज़ एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट, मतलब कि जो कंटेस्टेंट हैं, कौन कंटेस्टेंट बन सकते हैं, ठीक है, मतलब कि कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हु इज़ टू सुपरवाइज इलेक्शन, इलेक्शन को सुपरवाइज कौन करेगा। हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनका चूज, उनका इलेक्शन कैसे होगा। हाउ आर वोटर्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड, सॉरी वोट्स, वोट्स काउंट कैसे होंगे, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कैसे होंगे, ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया आप लोगों को चीज़ें। चलिए जी अब हम आगे देखते हैं। वही यहाँ कह रहा है जैसे वर्ल्ड में बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं इन सारे क्वेश्चंस का, वैसे ही हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो ऊपर अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है कि जैसे इलेक्शन के लिए इलेक्शन वोट देने के लिए एलिजिबल कौन है, कंटेस्टेंट होने के लिए एलिजिबल कौन है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कहाँ से मिलता है हमें? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, ठीक है। जो पहला 3 क्वेश्चन था, जो अभी पीछे हमने 5 क्वेश्चन देखा, तो जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन थे वो क्या शो करते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन दिखाते हैं। वहीं लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे वो क्या दिखाते हैं? फेयर रिप्रेजेंटेशन को शो करते हैं। इतना अब ध्यान नहीं देना है, बस जो मेन चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर लिया। चलिए जी अब हमारा मेन पॉइंट आता है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। सबसे पहले तो ये जानो बहुत सारे इलेक्शन मेथड होते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या आ रहा होगा, अरे यार ऐसे हैं, इतने पर्सन है, मान लो इतने पर्सन हैं, मिल करके किसी को इलेक्ट कर लिए, एक पर्सन को इलेक्ट कर लिए, हो गया ना। ना, ये तो इजी हो गया ना, और ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा लोगों को चुना जाए, ठीक है, लोगों के लिए ही चुना जाए, मतलब कि पर्सन को टाइम टू टाइम चांसेस दिया जाए, ऐसा ना रहे कि एक ही पर्सन को चांस दिया जाए। तो इसलिए ये जो डायरेक्ट मेथड है, मतलब कि इतने लोग मिल करके कर लिए ना, ऐसे डायरेक्टली नहीं चूज़ किया जा सकता। यहीं पे यहाँ पे यही सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे यू मे हैव वंडर्ड दैट दीज वर ऑल अबाउट, यू मे हैव सीन और रीड अबाउट डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्शनिंग और कैंपनिंग, डिफरेंट मेथड्स तो हम देखे ही होंगे आप लोग, जैसे कि पीआर मेथड, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम आगे देखेंगे, एफपीटीपी मेथड, ये क्या है? डिफरेंट अलग अलग मेथड्स हैं इलेक्शन के, ठीक है। बट व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन? देयर इज सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन, देयर आर अथॉरिटीज एंड रूल्स अबाउट डूज एंड डोंट्स। इज दैट व्हाट इलेक्शन सिस्टम इज ऑल अबाउट? ये यही बता रहा है कि आखिर मतलब एग्जैक्टली इलेक्शन है क्या। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इलेक्शन सिस्टम बहुत तरीके के होते हैं, तो हमें एग्जैक्टली क्या देखना है? इंडिया में कौन सा इलेक्शन सिस्टम यूज़ होता है, कौन सा इंडिया ने फॉलो किया है। तो देखो पहले हम 2 इलेक्शन सिस्टम मेनली होते हैं, उन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। एफपीटीपी, जिसे इंडिया में ब्रॉड लेवल पे चूज़ किया गया है, ठीक है। दूसरा पीआर, स्मॉल लेवल पे पीआर सिस्टम भी, जैसे कि आगे अभी आप देखेंगे कहाँ कहाँ पे हमने पीआर मेथड को यूज़ किया है इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा घुमाऊ और वैसा कॉन्सेप्ट है, तो इसे आप लोग इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूँगी। 2 बार 4 बार आप वीडियोस को भी बार बार देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ये क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मतलब कि ऐसा मानो, ये देखो ये स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से ए स्टार्ट कर रहा है, बी सी और डी सेम जगह से, ठीक है, ए बी सी डी, ये एक
पोस्ट है आपका। इस पोस्ट पे पहले कौन पहुंच जाएगा और जो पहले पहुंचा वो जीत जाएगा, इसका मतलब यही है। समझ में आया? इस पोस्ट पे जो भी पहले पहुंच गया वो जीत गया। जैसे मान लो 4 हैं, ABCD, ठीक है। टोटल वोट्स 100 वोट है, मान लो टोटल 100 वोट हैं, ठीक है। A को हम मान के चलते हैं सिर्फ 32 वोट्स मिले, ठीक, समझ रहे हो। B को हम मान कर चलते हैं 17 वोट्स मिले, ठीक है। C को हम मान करके चलते हैं कितना मिला, 28 वोट्स मिले। कितने मिले, 28 वोट। तो ABC का क्लियर हुआ। अब बाकी बचा D को मिला, तो D को कितने वोट्स मिले, 23 वोट्स। D का 23 हुआ। अब देखो है 100 ही, ऐसा नहीं है कि कोई 50% पा गया, 60% पा गया, सब 50% से कम ही पाए हैं। बट इसका विनर कौन हुआ, A हुआ, क्योंकि उसको इन सब के कंपेयर में सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं। यही सिस्टम क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। आया समझ में? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, नाम से क्लियर हो रहा है, जो पोस्ट पे पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। ये सिस्टम हमारे यहाँ मतलब कि भारत में यूज़ किया जाता है। चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि यहाँ पे डिस्कस किया है 1994 के इलेक्शन का, लोकसभा इलेक्शन का, उसके थ्रू समझते हैं। देखो ये इलेक्शन जो हुआ था 1984 में, ये हिस्टोरिक मोमेंट था भारत के लिए। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि लोकसभा में 543 सीट्स जो होती हैं उनमें से 415, अब सोच लो, अप्रॉक्स मोर देन 80% सीट किसकी हो गई थी, कांग्रेस की हो गई थी। देखो इसके पीछे का हिस्ट्री भी है बाय द वे, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, कांग्रेस के अध्यक्ष इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था, मतलब कि उन्हीं के जो बॉडीगार्ड्स थे उनके द्वारा उनको मार दिया गया था शायद। तो क्या हुआ था, जो लोग होते हैं ना कि इमोशनली अटैचमेंट, कि हाय बेचारा, तो उस टाइप में करके उस टाइम पे क्या हुआ था, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल गया था इमोशनली अटैचमेंट की वजह से। और पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, इंडिया की हिस्ट्री में, 543 लोकसभा सीट्स में से 415 सीट्स कांग्रेस वॉन की थी, मतलब मोर देन 80%, ठीक है। अब देखो एक चीज तो लग रहा है, ये क्या लग रहा है, 4/5 सीट कांग्रेस को मिल गई। लग क्या रहा है, ये ऐसा था, मान लो टोटल जो सीट्स हैं वो 5 पार्ट में डिवाइडेड हैं, तो 4/5 सीट कांग्रेस को मिल गई ना। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया में 5 में से हर चौथा शख्स, मतलब कि 5 लोग में से हर 4 पर्सन, चौथा नहीं, 5 में से हर 4 पर्सन क्या कांग्रेस को वोट दिया था, नहीं, ऐसा नहीं था। अब इसको कैसे समझते हैं, यहाँ पे टेबल दिया हुआ उसके थ्रू देखो, कांग्रेस को कितने परसेंट वोट मिले थे, सिर्फ और सिर्फ 48%। जो पीछे हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था, देखो इनको 50% भी वोट नहीं मिला, लेकिन सीट 415 सीट मिल गई। अब इसको समझने में दिक्कत हुआ। वहीं बीजेपी को 7%, 7.4% वोट मिला था, लेकिन सिर्फ 2 ही सीट मिली थी। अब इसको आप लोग अच्छे से समझिए, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे समझाते हैं कैसे हुआ ये है मान लो इंडिया टोटल, ठीक है। तो इंडिया को 543 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक। इसको क्या नाम दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्या नाम दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम दे दिया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 543 पार्ट्स में। यहाँ पे कैसे रफली स्केच है, ठीक है। अब क्या है, ये मान लो पर्टिकुलर जगह है, ठीक है। यहाँ से एक सीट हो गई, यहाँ से एक सीट हो गई, ऐसे पूरी सीट्स डिवाइड की गई, ठीक। यहाँ पे पॉपुलेशन हम अप्रॉक्स मान करके एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रही हूँ। पॉपुलेशन मान लो यहाँ पे 10,000 की है, ठीक है। 10,000 में से कांग्रेस को लोग यहाँ पे मान लो कांग्रेस को 10,000 में से कितने लोग वोट दिए, सिर्फ मान लो 4,000 लोग ही वोट दिए, ठीक है। बीजेपी को 2,000 लोग वोट दिए, नहीं यहाँ पे ऐसा मान लो 3500 लोग वोट दिए, ठीक है। और बाकी जो अदर पार्टीज हैं मिलाकर के कितना हो गया, 2500 वोट। कांग्रेस को 4,000 वोट यहाँ से मिला, मैं ये एक एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। इस जगह से कांग्रेस को मान लेते हैं 4,000 वोट मिला, बीजेपी को 3500 वोट मिला, बाकी पार्टीज को मिला करके 2500 वोट मिला, ठीक। यहाँ से तब जीता कौन, ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस।
तो ये सीट किसकी हो गई? कांग्रेस की। लेकिन यहाँ से 10,000 में से 4,000 लोगों ने ही वोट दिया है, ठीक है। पॉपुलेशन इतनी नहीं है। जो हमने पीछे देखा कि 4/5 सीट कांग्रेस को मिल गई, तो ऐसा नहीं है कि 5 में से 4 लोग कांग्रेस को वोट दिए, ना ना। जैसे आप यहीं पे देख लो, 10,000 में से 4,000 लोग ही, अरे अप्रॉक्स हम ये कह देंगे कि इसके हिसाब से देखेंगे तो हर 2 में से 1 पर्सन कांग्रेस को वोट दिया है, ठीक है। अब समझ में आया वोट परसेंटेज कैसे 48% हुआ और सीट कैसे 415 सीट मिल गई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो यहाँ से ये सीट तो मिल गई कांग्रेस को ही ना, भले ही बीजेपी ने 3500 वोट यहाँ से पा गया, लेकिन 500 वोट इनके कम थे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। उसी को यहाँ पर डिटेल वे में ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो प्लीज़ 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 कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है पूरी कंट्री किस में डिवाइडेड है? 543 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही डिवाइडेड है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के एक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। कैंडिडेट हु सिक्योर हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस पार्टी का कैंडिडेट जो है ज़्यादा वोट पा जाएगा वो क्या होगा? वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड डिक्लेयर माना जाएगा, ठीक। समझ में आया? कोई भी प्रॉब्लम? चलिए जी, तो ये सिस्टम क्या है? FPTP का सिस्टम है। इसी मेथड को क्या बोलते हैं? FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जो पोस्ट पर पहले पहुंच जाएगा, ठीक। ये वही सारी चीजें हैं, इसको दे दिया है। हाँ, एक चीज और देखो, यहाँ पे इसमें क्या माना जाता है? जो FPTP सिस्टम होता है उसमें क्या माना जाता है? जो पार्टी डिक्लेयर हो गई, इलेक्टेड डिक्लेयर हो गई, वो तो ठीक है, बट बाकी वोट इसमें वेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो पूछ सकता है कि किस इलेक्शन सिस्टम में वोट्स को वेस्ट माना जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है FPTP, क्योंकि जैसे जो हमने पहला वाला एग्जांपल लिया था ABCD वाला, जिसमें अलग अलग मिला था, तो हम एक रफली एग्जांपल मान करके चलते हैं। A को 32, BCD क्या था देख लो, यहीं पे समझ लेते हैं। तो देखो जैसे A यहाँ पे मान लो इलेक्टेड हो गया 32, तो ये जो सारे वोट्स हैं ये वेस्ट हुए कि नहीं हुए? ये सारे वोट क्या हुए? वेस्ट हुए। तो इसीलिए FPTP सिस्टम में वोट्स को वेस्ट भी माना जाता है। जो पार्टी लूज कर गई उनका जो वोट होता है वो वेस्ट ही तो होता है। FPTP सिस्टम को प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। FPTP सिस्टम को ही प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहा जाता है। तो पहला इलेक्शन का जो मेथड था, आई होप समझ में आया आप लोगों को। दूसरा क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। समझते हैं, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंट करना। चलो एग्जांपल देखो, ये PR मेथड इजराइल में मोस्टली फॉलो होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन इजराइल वंस द वोट्स आर काउंटेड ईच पार्टी अलॉटेड द शेयर ऑफ सीट। देखो ये है मान लो इजराइल, ठीक है, इजराइल, इसमें फिक्स रहता है कि पार्टी को इतना परसेंट, मान लो 50%, 40%, इतना परसेंट वोट पाना ही होगा, तभी वो पार्टी जीत सकती है। बस इतना ध्यान रखो, मतलब कि प्रपोर्शन फिक्स रहता है। नाम से देख लो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि जो प्रपोर्शन है, जैसे पहले जो लोग हैं पॉपुलेशन को पूरा काउंटिंग होगा अच्छे से, उसके बाद प्रपोर्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा कि ठीक है इस रिप्रेजेंटेटिव को इतना प्रपोर्शन ऑफ वोट पाना होगा तब वो इलेक्टेड माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी और से अधिक पा लिया तो इलेक्टेड, ना ना, उसको वो जो टाइम, जैसे यहाँ पे ये फिक्स है, इतना पर जो आ गया वो जीत गया। अब मान लो यहाँ पे 4 हैं ऐसे, ठीक है, ये हो गया A, ये B, ये C, ये D, और चारों यहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो ये पूरा रद्द माना जाएगा, ठीक। समझ में आया? बस प्रपोर्शन इसमें फिक्स होता है, इतना ध्यान देना है। इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ें आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। यही इसी सिस्टम को, मतलब कि जिसमें प्रपोर्शन फिक्स रहता है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके प्रपोर्शन फिक्स रहते हैं कि इतना प्रपोर्शन ऑफ वोट दे हैव टू गेट, मतलब उन्हें एनी हाउ चाहिए ही चाहिए। उसी मेथड को क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। वही यहाँ पे कहा गया है। समझ में आया? कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये तो यहीं पे वही सारी चीज़ें जो हमने इजी वे में कर लिया। देखो
हम वही चीज़ पढ़ा रहे हैं जो पर्टिकुलरली आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, क्योंकि हर जगहों पे हर बुक्स में बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें हर चीज़ नहीं पढ़ना होता। जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, मेन होती है, हमें ध्यान उसी पे देना होता है। ठीक है, तो जो मेन चीज़ था वो हम पूरा पूरा कोशिश है कि हम वो सारी चीज़ें क्लियर कर दें। चलिए जी, ये क्या कह रहा है, इन इंडिया वी हैव अडॉप्टेड पीआर सिस्टम। एक छोटे लिमिट में हम भी पीआर सिस्टम को फॉलो करते हैं ऑन अ लिमिटेड स्केल। यही कह रहे हैं ना, लिमिटेड स्केल पे हम पीआर सिस्टम को फॉलो करते हैं। कहाँ कहाँ पे देखो, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएशन ऑफ पीआर सिस्टम फॉर द इलेक्शन ऑफ, किसके इलेक्शन में, ये ध्यान देना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और इलेक्शन टू राज्यसभा एंड विधान परिषद, इन 3 इलेक्शंस में हम पीआर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। किसके किसके इलेक्शन में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और विधान परिषद के इलेक्शन में हम पीआर सिस्टम का यूज़ करते हैं। समझ में आया एफपीटीपी पीआर सिस्टम? चलो जी, कंपैरिजन कर लो तो इससे इजीली समझ में आ जाएगा। एफपीटीपी सिस्टम में क्या होता है, कंट्री स्मॉल जोग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइडेड होती है। जैसे इंडिया मान लो 543 में है ना, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, 543 543 रिप्रेजेंटेटिव है, उनमें से जो जीतेगा वैसे करके आता है। ठीक है, वहीं पीआर सिस्टम में क्या होता है, जोग्राफिकल एरियाज डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इंटायर कंट्री में भी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें पूरी कंट्री को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन के बेसिस पे प्रपोर्शन जो होता है वो फिक्स कर दिया जाता है, पर्टिकुलर उतना प्रपोर्शन वोट पर्सन को गेन करना होता है जीतने के लिए। ठीक, ये वही आगे कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। वोटर्स वोट फॉर अ कैंडिडेट, वही है। मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एफपीटीपी सिस्टम में क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा। वहीं पे पीआर सिस्टम में क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से अधिक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि पीआर सिस्टम में क्या होता है, जो पूरी कंट्री होती है उसी को हम सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी मानते हैं। ठीक है, तो वहाँ एक से अधिक लोग इलेक्टेड होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक, ये ध्यान दो, ये भी इंपॉर्टेंट है। एफपीटीपी सिस्टम में लोग वोट किसको देते हैं, कैंडिडेट को, मतलब पर्टिकुलर पर्सन को। वहीं पे पीआर सिस्टम में लोग वोट किसको देते हैं, पार्टी को वोट देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ एफपीटीपी में यूके इंडिया, वहीं पे पीआर सिस्टम में इजराइल नीदरलैंड का। ठीक है, ये क्या कह रहा है, पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट इन द लेजिस्लेचर। जैसे एग्जाम्पल हमने पीछे कांग्रेस वाला देख लिया, पार्टी को वोट कितनी मिली थी, 48% ही, और सीट कितना मिला था, मोर देन 80% सीट। तो ये वही कह रहा है ना कि एफपीटीपी सिस्टम में लेजिस्लेचर में क्या होता है, पार्टी को जितना वोट मिलता है उसके कंपेयर में सीट बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं। ठीक है, और पीआर सिस्टम में एवरी पार्टी गेट सीट इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू देयर परसेंटेज ऑफ वोट। पीआर सिस्टम में क्या होता है, पार्टी को जितने परसेंटेज वोट के मिले रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, लेजिस्लेचर में प्रोपोर्शन, मतलब लेजिस्लेचर में सीट्स मिलती हैं। ठीक है, कैंडिडेट हु विन्स इलेक्शन may get majority 50% plus 1 votes, candidate who win the election get majority of vote। ये सारी चीज़ें हमने पीछे डिस्कस कर ली हैं, तो इतना डिटेल नहीं देखना है आपको, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने देख लिया। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाई इंडिया अडॉप्ट एफपीटीपी सिस्टम। ये क्वेश्चन आप लोग के भी माइंड में आ रहा होगा, आखिर भारत में बड़े लेवल पे एफपीटीपी सिस्टम ही क्यों अपनाया गया, क्यों अडॉप्ट किया गया। पीआर सिस्टम यूज़ तो किया गया, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा है, पीआर सिस्टम अप्लाई किया गया बट लिमिटेड, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा वगैरह में, विधान परिषद में, विधान परिषद के इलेक्शन में उसको यूज़ किया गया, बट बाकी जगहों पर एफपीटीपी सिस्टम ही क्यों यूज़ किया गया, बताइए। देखो, हमारी कंट्री बड़ी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, पीआर सिस्टम में हमने देख लिया कि रिजर्व करना रहेगा। ठीक है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है पर्टिकुलरली पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिजर्व करना रहेगा, तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे एफपीटीपी सिस्टम जो है सिंप्लिसिटी है, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ये एक सबसे मेन रीज़न रहा कि इंडिया में जो है एफपीटीपी सिस्टम को, मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, पीआर सिस्टम जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, अभी आप यहाँ पे नीचे देखेंगे
देखो हमारे जो मेकर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ही, आखिर वही लोग तो एफपीटीपी सिस्टम को अपनाए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि बाद में चल करके यूज़ हुआ, नहीं, पहले ही एफपीटीपी सिस्टम यूज़ हुआ था। तो क्या आखिर मेकर्स जो हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ऐसा क्या सोचे? सबसे मेन चीज़ क्या है कि एफपीटीपी सिस्टम में स्टेबल गवर्नमेंट होती है, वहीं पे पीआर सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेबल नहीं होती है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे भी नेचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव, नेक्स्ट चैप्टर में हम ये चीज़ पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को समझ में आएगा जो पीआर सिस्टम से गवर्नमेंट बनती है वो स्टेबल नहीं होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से जो बनती है वो स्टेबल नहीं होती है। बट जो एफपीटीपी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से बनती है वो गवर्नमेंट स्टेबल होती है। और हमारे यहाँ मतलब इंडिया में पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, बार बार इलेक्शन करवाना इतना इजी तो है नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें सोच करके हमारे जो मेकर्स हैं उन्होंने एफपीटीपी सिस्टम को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया और इसी को अडॉप्ट किया, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग रीज़न लिख लेंगे कि एफपीटीपी सिस्टम क्यों, स्टेबल गवर्नमेंट, ये इजी है, सिंप्लिसिटी है इसमें, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, ठीक है। यही सारा मेन रीज़न रहा है और कोई ऐसा इसमें अलग चीज़ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये वीडियो इतना ही, आगे हम सेकंड पार्ट में जो वीडियो लेकर के आएंगे उसमें पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो अभी जो हमने मेन चीज़ था कि इलेक्शंस के मोड क्या क्या होते हैं, इंडिया में कौन से मोड को अपनाया गया और क्यों अपनाया गया, ये चीज़ें हमने देख ली। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम रिजर्वेशन वगैरह देखेंगे कि किस अकॉर्डिंग रिजर्वेशन होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।